से फिर से मैं सभी का स्वागत करता हूँ साइंस स्टडी पे। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में सामाजिक अध्ययन के कुछ 34 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ठीक, ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन हैं। ये हमने क्वेश्चन पवन की सीरीज से लिए हैं। अब आगे उसके आगे करेंगे 34 से आगे क्वेश्चन। ठीक, तो 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद 35 देख लेंगे, उसके आगे से शुरू करेंगे। पहला कह रहा है कि 34 में कि भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाली प्रथम यूरोपीय जाति थी। ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रांसीसी और ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो जो यहाँ पे सबसे पहले भारत में जो आए थे वो आए थे पहले पुर्तगाली। इन्होंने 1503 में एक फैक्ट्री लगाई थी जो केवल एक गोदाम के रूप में थी। ठीक, पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं, डच के बाद अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। ठीक, 35 क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1608 में, ऑप्शन बी 1700 में, ऑप्शन सी 1600 में और ऑप्शन डी 1526 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1600 में। ठीक, रानी एलिजाबेथ ने परमिशन ली थी, तो उसके बाद यहाँ पे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। आगे कह रहा 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार कब किया। ऑप्शन ए 1500, ऑप्शन बी 1551, ऑप्शन सी 1641 और ऑप्शन डी 1600। तो इसमें से ये जो क्वेश्चन है इसमें से इन्होंने ए आंसर सही किया है। लेकिन भारत में जो अगर डचों का इतिहास देखें तो भारत में डच सबसे पहले 1598 में आए। ठीक, 1598 में आए थे। पहला इनका जहाज अफ्रीका से और जावा के रास्ते से, अफ्रीका फिर जावा के रास्ते से आया था। कब आया था? 1598 में। उसके बाद 1602 में इन्होंने ईस्ट इंडिया जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी स्थापना की थी, जो भारत के लिए केवल भारत में व्यापार के लिए बनाई गई थी। उसके बाद 1602 में डचों ने, ये जो डच हैं, इन्होंने पुर्तगालियों को अम्बोयना पर हराया था। किस पे? अम्बोयना पे हराया था। उसके बाद 1612 में उन्होंने श्रीलंका से भी इनको भगा दिया था पुर्तगालियों को। ठीक, तो यहाँ पे डाउट संशय है, तो इसके सबसे नज़दीक आंसर यही है 1600 में। तो अगर इसका आंसर आएगा कि कब हराकर माल्टा पे अधिकार किया, तो ये 1600, क्योंकि 1602 में आए थे और तभी वहाँ पे उन्होंने जो हैं अम्बोयना, यहाँ पे अगर लिख दूँ बोयना, ठीक, यहाँ पे उन्होंने पुर्तगालियों को हराया था। ठीक, तो इसका सही आंसर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 1600 में। आगे 37 क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी। ऑप्शन ए 1400 में, ऑप्शन बी 1600 में, ऑप्शन सी 1500 में या ऑप्शन डी 1800 में। तो जो एलिजाबेथ हैं इन्होंने परमिशन मांगी थी सन 1600 ईस्वी में। इसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आगे कह रहा 38 नंबर क्वेश्चन कि पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक केंद्र ... बनाए। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी दमन, ऑप्शन सी द्वीप या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो पुर्तगालियों का इतिहास है उसमें से सबसे पहले आए थे अल्बुकर्क। ये आया था 1509 में। ठीक, 1509 में ये भारत पे आया था और उसी ने फिर यहाँ पे भारत में अपने पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद इसने जो 1510 में आया था और उसके बाद 1510 में बीजापुर से गोवा छीन लिया था। ठीक, तो यहाँ पे व्यापारिक केंद्र इनका गोवा भी हो गया। उसके बाद जो है नीनो डी कुन्हा, इन्होंने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था। कब बनाया था? 1529 में। उसके बाद इन्होंने हुगली के जो कोलकाता है हुगली पे अधिकार बनाया। उसके बाद बसीन पे अधिकार बनाया, फिर द्वीप पे अपना अधिकार बनाया, उसके बाद दमन पे अधिकार बनाया। तो इसलिए इनके जो व्यापारिक केंद्र थे वो इनमें से सभी हो गए थे। ठीक, ये तीनों इनके व्यापारिक केंद्रों में शामिल हो गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 39 क्वेश्चन। 39 कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1700 में, ऑप्शन बी 1760 में और ऑप्शन
सी है 1764 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर, कब हुआ था? 22 अक्टूबर सन 1764 में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अब जान ले किन 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 के बीच में हुआ था। तो ये बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम, ये तीनों एक त्रिगुट में थी। ठीक, ये एक पक्ष का जो इनका गुट था, ये तीन लोगों का एक गुट था। और लेकिन जो इनका जो लीडर है यानी अंग्रेज़ नेता, वो इनका लीडर एक अंग्रेज़ नेता था। और दूसरी तरफ से सेनापति हेक्टर मुनरो, जो अंग्रेज़ों के सेनापति थे हेक्टर मुनरो, ये लड़ रहे थे। जबकि इनका ये तीन गुट था तीनों का, एक मीर कासिम थे, अवध के नवाब थे जो सिराजुद्दौला, और मुग़ल बादशाह जो हैं शाह आलम, ये थे। लेकिन इनका जो मेन लीडर था, जिन मतलब जो गुट का लीडर था, वो एक अंग्रेज़ था। इस वजह परिणाम ये हुआ कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ जीत गए थे और ये तीनों हार गए थे। ठीक, तो बक्सर का युद्ध सन 1764 में हुआ था। किनको? अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला और ये जो तीन गुट है इन्हीं के बीच में हुआ था। लेकिन अंग्रेज़ों विजयी हुए थे। आगे कह रहा है इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो जो इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन ए है 1760, ऑप्शन बी 1726, ऑप्शन सी 1765 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो हुई थी सन 1765 में। ये दो बार हुई थी, एक हुई थी 12 अगस्त को, 12 अगस्त 65 में, और एक हुई थी 16 अगस्त सन 65 में। ठीक, पहली संधि में जो थे तो वो लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय और नजमुद्दौला के मध्य हुई थी, और दूसरी थी लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य में। ठीक, 12 वाली हुई थी शाह आलम था उसमें और नजमुद्दौला था, और दूसरी वाले में केवल क्लाइव और शुजाउद्दौला था। ठीक, कह रहा है कि 41 में कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए 1746 से 48 में, ऑप्शन बी 1506 से 39 में, ऑप्शन सी 1819 में, या ऑप्शन डी 1700 ईस्वी में। तो कर्नाटक के तीन युद्ध हुए थे और तीनों अंग्रेज और फ्रांस के मध्य हुए थे। ठीक, अंग्रेज और जो फ्रांसीसी हैं इनके मध्य हुए थे। पहले युद्ध में क्या हुआ था कि पहला युद्ध हुआ था सन 1746 से 48 के बीच में। ठीक, और दूसरा युद्ध हुआ था सन 1749 से 54 के बीच में, और तीसरा युद्ध हुआ था सन 1756 से सन 1763 ईस्वी में। ठीक, पहले युद्ध में क्या हुआ था कि पहले युद्ध में फ्रांसीसी जीत गए थे और पांडिचेरी भी जो था उस पर अपना अधिकार बना लिया था। ठीक, उत्तराधिकार के संपर्क में जो इनके जो पहले युद्ध में कर्नाटक की तरफ से फ्रांसीसी थे, उनके गवर्नर थे डुप्ले। ठीक, इन्होंने युद्ध जीत लिया था और अपना जो पांडिचेरी पे उस पर अधिकार बना लिया था। फिर उसके बाद जब दूसरा युद्ध होता है सन 1749 में और 54 चलता है, तो उसमें से अंग्रेज़ों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव आ गए थे युद्ध में। तो क्या हुआ कि ना जीते ना हारे, इनमें से एक पांडिचेरी जो पांडिचेरी की संधि हुई, उसमें से क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि दोनों के बीच में संधि हो गई। फिर तीसरा युद्ध जब 56 पे होता है, 56 से 63 के मध्य में, इसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं और काउंट दे लाइली के नाम से ये पेरिस की संधि होती है। ठीक, तीनों युद्ध ये बता दी, और ये पहला खुद युद्ध हुआ था सन 1746 में। ऑप्शन और ए सही हो जाएगा। आगे कह रहा है 42 हमारा कि कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर था। तो इसका आंसर तो आपको आ जाना चाहिए, अभी बताया। ऑप्शन ए लॉर्ड कैलिस, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, और ऑप्शन डी एलिजाबेथ। तो जो फ्रांसीसी गवर्नर था वो था डुप्ले, और कर्नाटक के दूसरे युद्ध में लॉर्ड क्लाइव गवर्नर था। ठीक, ये डुप्ले फ्रांसीसियों की तरफ से था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया। ऑप्शन ए 54 में, उसके बाद 1859 में, 1859, उसके बाद 1450 में, और फोर्थ है कि 1509 में। तो जब डुप्ले का जो दूसरा युद्ध हुआ था इनका अंग्रेज और फ्रांसों का, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, उसमें से पांडिचेरी संधि हुई थी, उसी के बाद डुप्ले को फ्रांस बुला दिया गया था। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सन 1754 में। अब आगे कह रहा है 44 नंबर
कि 1763 में फ्रांसीसियों को उनकी वस्तु किस शर्त पर वापस की गई। ऑप्शन ए युद्ध नहीं करेंगे, ऑप्शन बी व्यापार नहीं करेंगे, ऑप्शन सी किलेबंदी नहीं करेंगे और ऑप्शन डी कर्ज नहीं देंगे। तो जब 1763 में फ्रांसीसियों के बीच में जो शर्तें हुई, वो संधि हुई, उसमें ये था कि वो किलेबंदी नहीं करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, आगे है 45 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। ऑप्शन ए शाहजहां और मराठा, ऑप्शन बी अकबर और अंग्रेज, ऑप्शन सी टीपू और अंग्रेज और ऑप्शन डी सिराजुद्दौला और क्लाइव। तो जो तीसरा जो सॉरी प्लासी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 23 जून को, 23 जून को सन 1757 में। ठीक, 1757 में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो हुआ था किसके, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ रहे थे मीर मदन और मदन मोहन, ठीक, और सिराजुद्दौला, ये तीनों एक पक्ष में थे। लॉर्ड क्लाइव की तरफ से, लॉर्ड क्लाइव खुद नहीं लड़ा था लेकिन इसकी तरफ से मीर जाफर और राय दुर्लभ, ये इसकी नीति थी क्लाइव की कि इन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने के लिए लालच दे दिया उस युद्ध में। तो फिर इन्होंने यहाँ से ये लॉर्ड क्लाइव की तरफ से मीर जाफर और राय दुर्लभ लड़ते हैं। ठीक, इसके जो सिराजुद्दौला की तरफ से जो लड़ रहा था मीर मदन, वो मारा गया और सिराजुद्दौला भी मारा गया। ठीक, और राय दुर्लभ जो ये हैं उसके बाद जो इसकी तरफ से लड़ रहे थे मीर जाफर लॉर्ड क्लाइव की तरफ से, उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। बात समझ में आई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। आगे चलते हैं 46 पे। 46 हमारा कह रहा है कि सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए 1700 में, ऑप्शन बी 1750 में, ऑप्शन सी 1757 में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो बताया था ना 1757 में हुआ था। ठीक, पिछला ही क्वेश्चन था यही बताया, 1757 को हुआ था, 23 जून सन 1757 को। ठीक, डेट भी याद रखें। आगे कह रहा 47 की लॉर्ड वेलेजली हैं जो भारत का गवर्नर जनरल कब बना। सन 1792 में, सन 1798 में, सन 1810 में या सन 1790 में। तो जो वेलेजली हैं वो आए थे सन 1798 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये रहे थे सन 1798 से 1805 तक। ठीक, इनका कार्यकाल था ये, किसका, लॉर्ड वेलेजली का। आगे चलते हैं हम 48 पे। 48 कह रहा है कि पिंडारी कौन थे। ऑप्शन ए लूटमार करने वाले, ऑप्शन बी युद्ध करने वाले, ऑप्शन सी शिकार करने वाले या ऑप्शन डी हत्या करने वाले। तो पिंडारी थे लूटमार करने वाले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे कह रहा है लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने। ऑप्शन ए 1810 में, ऑप्शन बी 1812 में, ऑप्शन सी 1813 में या ऑप्शन डी 1815 में। तो जो लॉर्ड क्लाइव है उनका कार्यकाल एक तो था पहले 1773 से 85 तक, उसके बाद दोबारा जब ये बनते हैं ये होता है इनका 1813 से 25 तक। ठीक, ये बनते हैं ये 60 वर्ष की उम्र में यहाँ पे। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ना, ऑप्शन सी 1813 से 25 तक इनका कार्यकाल होता है यहाँ पे। ठीक, आगे कह रहा है 50 नंबर की प्रथम सिख युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए 1845, ऑप्शन बी 1848, ऑप्शन सी 1849 या ऑप्शन डी 1850। तो जो सिख का युद्ध, प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था सन 1845 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे 51 में चलते हैं। 51 कह रहा है कि अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय या ऑप्शन डी चतुर्थ है। तो जो अभ्रक उत्पादन में वो भारत का स्थान है वो प्रथम स्थान है। ठीक, पहले स्थान पे भारत है जहाँ पे 80% उत्पादन किया जाता है अभ्रक का। ठीक, दूसरे पे ब्राज़ील है और तीसरे पे यूएसए है। अगर भारत में अगर पूछते कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद होता है राजस्थान में। ठीक,
और उसके बाद होता है झारखंड में। ठीक, ये यूपी के, ये इंडिया के हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर झारखंड। और अगर विश्व में पूछ दे तो पहले पे भारत है, दूसरे पे ब्राज़ील है, तीसरे पे यूएसए है। आगे 52 कह रहा है कि बेलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश। लेकिन जो वेलाडीला जो एक्चुअल में है वो है छत्तीसगढ़ में। ठीक, यहाँ पे ये पुराने क्वेश्चन ये डाले हैं, ये इस समय छत्तीसगढ़ में स्थित है। लेकिन छत्तीसगढ़ पहले एमपी का भाग था, अब तो है नहीं, तो इसकी वजह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। जबकि ये अगर ऑप्शन में यहाँ पे होता छत्तीसगढ़ तो उसका आंसर छत्तीसगढ़ होता। ठीक, दूसरे पे अगर जो लोहे के जो उत्पादन के जो क्षेत्र हैं वो पहले पे छत्तीसगढ़ है, दूसरे पे उड़ीसा और तीसरे पे गोवा है। ठीक, जो लोहे के अगर प्रमुख अयस्कों के नाम जाने तो लोहे के प्रमुख अयस्क होते हैं, पहला होता है हेमेटाइट और दूसरा होता है मैग्नेटाइट। बात समझ में आई, आंसर भी समझ में आया। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि 53 में कि एक बड़ा जल विद्युत शक्ति केंद्र ऑप्शन ए शीघ्र और सरलता से उत्पन्न किया जा सकता है, ऑप्शन बी ऊर्जा के नवीकरण योग्य संसाधनों का उपयोग करता है, ऑप्शन सी प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का उत्पादन करता है, या ऑप्शन डी बनाने के बाद चालू रखने में कम खर्च आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शीघ्र और सरलता से उत्पादन किया जा सकता है। ठीक, आगे चलते 54 पे। 54 हमारा कह रहा है कि समुद्र विज्ञान का ग्रंथ है ऑप्शन 54 कह रहा है कि सागर सम्राट हैं। ऑप्शन ए समुद्र विज्ञान का ग्रंथ, ऑप्शन बी तेल खोज जलयान, ऑप्शन सी समुद्र स्थित पार्क और ऑप्शन डी है समुद्री नाविक को सम्मान। तो जो यहाँ पे जो सागर सम्राट बोले जाते हैं वो बोला जाता है जो तेल के खोजने वाले जलयान होते हैं उनको सागर सम्राट बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे 55 हमारा कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु केंद्र स्थापित किया गया। ऑप्शन ए कलपक्कम, ऑप्शन बी है यहाँ पे कोकरापाड़ा है। ठीक, कोकरापाड़ा में, और उसके बाद यहाँ पे नरौना और यहाँ पे तारापुर। तो जो भारत का पहला परमाणु स्थापित किया गया था परमाणु केंद्र वो किया गया था कलपक्कम। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कह रहा निम्न में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए रानीगंज, ऑप्शन बी अलियावेट, ऑप्शन सी यहाँ पे अलियावेट है, ये बेस्ट फ्रेंड है, और यहाँ पे सी मुंबई और यहाँ पे है वसीन। तो जो यहाँ पे जो खनिज तेल का वो क्षेत्र नहीं है वो रानीगंज नहीं है, बाकी सब है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। 57 पे चलते हैं हम। 57 हमारा कह रहा है कि कोलार किस प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र और ऑप्शन डी गुजरात। तो जो कोलार है वो कोलार एक सोने की प्रसिद्ध खान है जो कर्नाटक में स्थित है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 58 कह रहा है कि कर्नाटक का शिव समुद्रम पनबिजली घर कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए सन 1900 में, ऑप्शन बी सन 1902 में, ऑप्शन सी 1903 में या ऑप्शन डी 1904 में। तो जो कर्नाटक का शिव समुद्रम है वो किया गया था सन 1902 में स्थापित। ठीक, प्रारंभ। आगे कह रहा है कि 59 में कि रेलवे तथा बैंक किस सूची में आते हैं। ऑप्शन ए केंद्र सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रेलवे है और बैंक हैं उनको रखा गया केंद्र सूची में, मतलब ये जो रेलवे और जो बैंक से संबंधित जितनी सेवाएं वो केंद्र सूची के अधीन होंगी। ठीक, इसके बाद ही इसका वही होता है। ठीक, आगे चलते हैं 60 नंबर पे। 60 नंबर कह रहा है कि खेती तथा सिंचाई की सूची के विषय हैं। ऑप्शन ए केंद्र सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची या ऑप्शन डी समवर्ती सूची या ऑप्शन डी केंद्र और राज्य दोनों। तो जो इसमें अगर देखें तो जो सिंचाई खेती तथा सिंचाई है वो रखे गए हैं हमारे राज्य सूची में। ठीक, राज्य सूची के विषय हैं। राज्य सूची क्या होती है, ये इसमें मतलब जिसमें कानून केवल राज्य का कानून होता है, और ये केंद्र सूची जिसमें
केंद्र कानून बनाता है, समवर्ती में जिसमें दोनों कानून बनाते हैं। केंद्र सूची में इस समय 66 विषय हैं, ठीक। लेकिन अगर पहले पूछे थे कि पहले किए गए थे तो संशोधन के बाद आए थे, अगर पूर्व में थे तो उसमें से तब थे 62 विषय। ये राज्य सूची का बता रहे हैं, पहले 66 थे परंतु वर्तमान में 62 हैं। और उस केंद्र सूची में पहले तो 97 विषय थे और वर्तमान में अब 100 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और अब 52 विषय हैं, मतलब इनमें से 3 बढ़े हैं और इसमें बढ़े हैं और इसमें से घटे हैं, ठीक। दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, आगे से कल 61 से शुरू करेंगे। कल पूरे पॉलिटी के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। यहाँ से ये पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू होने वाले, तो इसलिए कल की क्लास ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि काफ़ी बार पूछे भी गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों अभी तक आपने साइंस स्टडी को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे वीडियो सभी तक पहुँच सके। थैंक यू।